यहां पर हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं 12वीं कक्षा का पहला अध्याय जिसका नाम है जीवों में। अरे पर यह अंदर कुछ एकल कोशिकीय की संरचना बनाती है जिनका नाम होता है बीजाणु, जो प्रतिकूल परिस्थितियों को झेल लेती है। क्यों? क्योंकि इन बीजाणुओं के ऊपर क्या मिलती है? कोशिका भित्ति, जो प्रोटेक्ट करती है किसको? बीजाणु को प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों से। जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां चली जाती हैं तो ये बीजाणु अंकुरित होकर वापस से नया शरीर बना देती है। अब आप प्रश्न पूछेंगे, सर अगर नहीं गई प्रतिकूल परिस्थिति तो ठीक है, ये भी खत्म हो जाएंगे, ये बीजाणु भी खत्म हो जाएंगे। भाई कब तक झेलेंगे? एक समय तक, एक सीमा तक ही तो झेल सकते हैं ना प्रतिकूल परिस्थितियों को। जब तक झेल रहे ठीक है, झेल रहे हैं। अगर ज्यादा ही प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी तो ये भी खत्म हो जाएंगे, फिर कोई जनन नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझना। चलिए अब हमने बात करी बीजाणु जो है दो प्रकार के, एक है चल बीजाणु, एक है अचल बीजाणु। अब ये चल क्यों है? क्योंकि इनके पास कुछ संरचना है जो चलायमान होती है, और ये जो संरचना जो होती है जो इनके अंदर गति प्रदान करती है, इसको हम बोलते हैं कशाभिका। इसको हमने क्या नाम दिया है? कशाभिका नाम दिया है। जरा देखिएगा, यहां पर अपने डायग्राम में यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है क्लेमाइडोमोनास। याद रखना कौन है ये? क्लेमाइडोमोनास। और ये एक हरी शैवाल है। याद रखिएगा कौन है बेटा? ये एक हरी शैवाल है। तो क्लेमाइडोमोनास जो एक हरी शैवाल है, इसके अंदर आपको ये धागे नुमा संरचना दिखाई दे रही होंगी। ये है बीजाणु। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? बीजाणु है। जरा देखिए, अंदर बने थे और बाहर निकल गए हैं। ये बाहर की प्रतिकूल परिस्थिति को झेल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये वाला उदाहरण जरा देखिएगा, यहां पर ये किनारे पर ये संरचना दिख रही है, ये अलग हो जाती है इस तरीके से, ये इस तरीके से अलग हो जाती है। और ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ना, ये है अचल बीजाणु। ये कौन से? जरा सोचिए, ये कौन है? ये कौन है? चल बीजाणु कि अचल बीजाणु? सर जी ये तो चल बीजाणु है, क्योंकि इनमें कशाभिका मिल रही थी चलने के लिए। ये क्या है? ये अचल बीजाणु है। और इन अचल बीजाणुओं को, इन अचल बीजाणुओं को, इनके भी कई प्रकार होते हैं अचल बीजाणुओं के, आपके कोर्स में नहीं दे रखे हैं। कोनीडिया, एथीडिया, ब्रोमीडिया, उइडिया, कई सारे प्रकार होते हैं, जिसमें से हमारी बुक में जो दे रखा है वो दे रखा है कोनीडिया। तो याद रखना, अचल बीजाणु कौन से थे? मैंने आपको क्या बताया था? अचल बीजाणु कौन से होते हैं? जिनमें गति करने के लिए कोई संरचना नहीं होती है। अचल बीजाणु को अंग्रेजी में बोलते हैं एप्लेनोस्पोर। इनके कई प्रकार होते हैं, जिसमें से एक प्रकार हमारी बुक में दे रखा है, वो दे रखा है कोनीडिया। फोकस कर लीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कोनीडिया पर। कोनीडिया कैसा बीजाणु? अचल। क्लेमाइडोमोनास में चल। ये बीजाणु का नाम है। कोनीडिया किसका नाम है? बीजाणु का नाम है। बीजाणु का नाम जो है यहां पर वो है कोनीडिया। और क्लेमाइडोमोनास जीव का नाम है। और ये कोनीडिया जिस जीव में मिल रहा है, ये नाम तो आप सुने ही होंगे, क्या? पेनिसिलियम। नाम सुने हैं? पेनिसिलियम। सबसे पहली प्रतिजैविक, सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी मिली थी? पेनिसिलिन। किससे मिली थी? किसने खोजी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब खोजी थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। कैसे खोजी थी? गलती से। आएगा जब बताएंगे। अभी सिर्फ इतना सा, पेनिसिलियम। ये कौन है? सर ये कवक है। मैंने आपको क्या बोला था? ज्यादातर कवकों में क्या मिलते हैं? बीजाणु मिलते हैं। जहां पर एक कवक हमने देखी है, कौन सी? पेनिसिलियम। जहां पर कहीं ना कहीं शरीर के किनारे पर छोटी छोटी एकल कोशिकीय की संरचना बन रही थी, जिनका नाम था अचल बीजाणु। कौन सी? उन अचल बीजाणु का नाम क्या रखा हमने? कोनीडिया। प्रभु भूल मत जाना, कोनीडिया अचल बीजाणु हैं। किस में मिल रहे हैं? पेनिसिलियम में। क्लेमाइडोमोनास में क्या मिल रहे हैं?
चल बीजाणु मिल रहे हैं। इतना सही था क्या? बीजाणु जनन, इतना सही था। अब बात करते हैं चौथा जो है वो है कायिक प्रवर्धन। चौथा कौन है बेटा जी? कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन को अंग्रेजी में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या नाम है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब इसका मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा, आप मुझे बताएं, मेरे शरीर में दो प्रकार के भाग हैं। देखिएगा, मेरी आंख की कोशिका, मेरी त्वचा की कोशिका, मेरे बालों की कोशिका, ठीक है जी, और मेरी कान की कोशिका, चलिए मेरे मुख की कोशिका, मेरे पेट की कोशिका, मेरी आंतों की कोशिका, मेरे यकृत की कोशिका, लीवर की कोशिका, पित्ताशय की कोशिका, अग्नाशय की कोशिका, जितने भी अंग हैं हमारे शरीर के अंदर उनकी कोशिका, और एक नर में वृषण में मिलने वाले शुक्राणु। आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन सी कोशिका जनन करने के लिए योग्य है? सिमिलरली मादा की बात करें, मादाओं में भी वो सारी की सारी कोशिका और अंडाशय में मिलने वाला अंडाणु, सोचिए कौन सी जनन करने योग्य है? समझ गए ना? समझ गए ना? तब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, एक शरीर में दो प्रकार के भाग हैं, एक वो भाग जो वृद्धि से संबंधित है और एक वो भाग जो जनन से संबंधित है ना? तो दो प्रकार की हमारे अंदर कोशिकाएं हो गई, एक वो जो जनन से संबंधित है और एक वो जो वृद्धि से संबंधित है। शुक्राणु अंडाणु जनन से संबंधित है, जनन कोशिकाएं हैं, है ना? बाकी जितनी भी कोशिकाएं उनका जनन से कोई संबंध नहीं है। जरा सोचिए, मेरी त्वचा की कोशिका से जनन कराएंगे क्या? नहीं ना। तो इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो ध्यान से सुनिएगा, एक शरीर पर दो भाग होते हैं, एक शरीर में दो भाग हैं, एक होता है कायिक भाग और एक होता है जननीय भाग। क्या बोला मैंने? कायिक भाग, जननीय भाग, ठीक है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला हूं, कायिक भाग वो होता है जिसका संबंध जनन से नहीं होता। कायिक भाग वो होता है जिसका संबंध जनन से नहीं होता। तो अब आप मुझे बताइएगा सोच समझकर, बाहर जो पेड़ आपको दिखाई देते हैं, जिन पे आपको पुष्प दिखाई देते हैं, पुष्प एक जनन योग्य संरचना है कि वृद्धि करने योग्य संरचना है? सोचिएगा, पूरा चैप्टर पढ़े आप 12वीं कक्षा में, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। जरा सोच समझकर मुझे बताएं, पुष्प एक लैंगिक संरचना है कि वृद्धि करने योग्य संरचना? आप सीधा बोलेंगे सर एक लैंगिक संरचना है। अब आप मुझे बताइएगा, एक पेड़ है, उसमें तना है, उसमें जड़ें हैं, उसमें शाखा है, उसमें पत्ती है और उसमें शाखा के ऊपर पुष्प भी है। आप मुझे बताइएगा यहां पर कौन सा भाग वृद्धि के लिए उत्तरदायी है और कौन सा जनन करने के लिए उत्तरदायी? आप सीधा बोलेंगे सर जी पुष्प जो होता है ये तो जनन भाग है, यानी जनन से संबंधित भाग है। अब जरा सोचिए, क्या मूल जड़ें जनन से संबंधित है? क्या तना जनन से संबंधित है? पत्ती जनन से संबंधित है? नहीं। अरे भैया मूल क्या करेगी? खनिज जल का अवशोषण कर किसको देगी? तने को, जो सीधा खड़ा रहेगा, एक पेड़ की लंबाई को बनाए रखेगा, जड़ों को पकड़े रखेगा, कहीं ना कहीं पत्तियों को फैलाए रखेगा। पत्तियां क्या करेंगी? प्रकाश संश्लेषण करेगी। सबका अलग अलग कार्य है। लेकिन अब आप मुझे बताइएगा, ये जितनी भी संरचना मैंने आपको बोली, क्या क्या? तना, पर्ण, शाखाएं और मूल, ये जितने भी वर्ड आप जानते हैं, ये सारे के सारे कौन से भाग हैं? सर जी कायिक भाग है। इन सभी भागों को हम क्या बोलते हैं? कायिक भाग। आपके हिसाब से जनन किससे होता है? सर जी जनन तो पुष्प से होता है ना? है ना? अब जरा सोच समझकर मुझे बताइएगा मेरे भाई, अगर मैं इस पत्ती से एक नया पेड़ खड़ा कर दूं, इस मूल से एक नया पेड़ खड़ा कर दूं, इस तने से एक नया पेड़ खड़ा कर दूं, तो आप मुझे बताइएगा कि वो जनन जिसमें हम जनन भाग को सम्मिलित नहीं कर रहे, एक कायिक भाग को सम्मिलित कर रहे हैं। क्या करने के लिए? एक नया पेड़ बनाने के लिए। प्रवर्धन का मतलब क्या होता है? विकास, नई चीज बनाना। प्रवर्धन का मतलब, प्रोपेगेशन का मतलब किसी चीज का विकास, किसी चीज का निर्माण, किसी चीज का निर्माण, उसका विकास क्या कहला रहा है?
प्रोपेगेशन कहला रहा है, प्रवर्धन कहला रहा है। अब आप मुझे बताइएगा, अगर मैं निर्माण करा रहा हूं, अगर मैं प्रवर्धन करा रहा हूं किसका, एक पादप के कायिक भाग को लेकर मैं निर्माण कर रहा हूं नए पादप का, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, कायिक प्रवर्धन। मीनिंग समझ में आया या ऊपर से गया? क्या, अगर मैं किसी पेड़ का तना या जड़ या पत्ती या शाखा, इन भागों को यूज में लेकर एक नया पादप बना दूं, तो क्या कहलाएगा, कायिक प्रवर्धन। पुष्प को यूज में नहीं ले रहा, अब जरा देख लीजिए, यही लिखा हुआ है यहां पर, क्या, कायिक प्रवर्धन पुष्प के अतिरिक्त पौधे के अन्य किसी भाग से प्रवर्धन को अलैंगिक या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। ये लो जी, खत्म खल्लास, इतनी सी बात थी। बोलो, समझ में आ गई? अब जरा देखिएगा, इसके उदाहरण मैं आपको बता देता हूं जो हमारी बुक में दे रखे हैं। आलू, आलू के ऊपर ये आंखें होती हैं, आंखें, आलू है बेटा, ये कौन है, ये आलू है, ठीक है जी। ये आप जानते हैं ये कौन है, अदरक है, ठीक है। ये उदाहरण, ये नीट में प्रश्न पूछा जाता है इसके डायग्राम से, कौन है ये, याद रखना, अगेव। अब आप पूछेंगे सर ये अगेव क्या होता है, एक रामबांस बोलते हैं इसको, लोकल लैंग्वेज में कई कई जगह पे नॉर्थ इंडिया में इसको रामबांस बोला जाता है। आपने एलोवीरा देखा है, एलोवीरा, इसकी पत्तियां एलोवीरा नहीं है, एलोवीरा के जैसी इसकी पत्तियां होती हैं। अगर एलोवीरा भी नहीं सुना छोड़ दीजिए। ये इसका नीचे वाला भाग ऐसा होता है जैसे आपकी शलजम होती है, या मैं बोलूंगा जैसे लहसुन होता है, जैसे प्याज होता है ना, नीचे वाला भाग फूला होता है, किसका, अगेव का। अगेव पादप है। यह है पत्थर चट्टा, ये तो देखा होगा, इसकी पत्तियां खाई जाती है, जिनको कैंसर होता है इसकी पत्तियां खाते हैं। इसमें एंटी, या मैं बोलूंगा इसके अंदर ऐसे पदार्थ होते हैं जो कैंसर को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बेटा जी ये है पत्थर चट्टा, और ये है जलकुंभी। नाम सुना होगा आपने, बंगाल का आतंक सुना है ना। बंगाल का आतंक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको जब लाया गया था तो इसकी ना पत्तियां जो है बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, बहुत ही लुभावनी होती हैं। ऐसे लगता है जैसे है ना मोर की पंखी के जैसी होती है, पिंक कलर की होती है इसकी पत्तियां। लेकिन ये बंगाल का आतंक माना गया, क्यों? क्योंकि ये जब पानी में उगा ना तो एकदम से धड़ाम देसी ने बहुत जल्दी 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 इसने अपनी संख्या को बढ़ा दिया और पानी के अंदर ऑक्सीजन खत्म करता गया, इसलिए बंगाल का आतंक बोलते हैं। इसको बोलते हैं जलकुंभी, ठीक है। वाटर हाइसिंथ बोलते हैं, जलकुंभी बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका आइकॉर्निया क्रेसिपस है, किसका, इसका। ये है पत्थर चट्टा, ये है अगेव, ये है आलू, ये है अदरक। अब सर ये क्यों बता रहे हो आप, दिखाना क्या चाह रहे हो, ध्यान से सुनना। आलू जो है वो क्या है, एक तना है, भूल मत जाना, जिसको नहीं पता याद रखना। आलू क्या है, तना है। ये अदरक भी एक तना है, और ये तने जमीन के अंदर होते हैं, इनको हम बोलते हैं भूमिगत तना, ठीक है। ये एक पर्ण है और ये भी तने हैं। जलकुंभी तना है, अगेव तना है, यानी यहां पर ये चार उदाहरण जो है यहां पर तने के हैं, और सिर्फ एक उदाहरण है किसका, पर्ण का। अब आप मुझे बताएं ये कौन से भाग हैं, तना, पर्ण, क्या है, सर जी कायिक भाग है ना। और इन कायिक भागों पर सिर्फ एक वर्ड याद रखना है आपने, अपस्थानिक कलिका। क्या बोला, अपस्थानिक कलिका। अपस्थानिक कलिका जो मूल में भी परिवर्तित हो सकती है, ठीक है, जिनको हम आंख भी बोल देते हैं, आलू में क्या बोल देते हैं, आंख बोल देते हैं, यहां पर अपस्थानिक कलिका बोल रखा है। अब जिनके ये बात ऊपर से जा रही है ना, बस इतनी सी बात समझना, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला कि भैया एक पेड़ है, सुनना समझना, एक पेड़ है, उस पेड़ के तने पर कुछ कलिका मिल रही है, या मूल पर कलिका मिल रही है, या पत्ती पर कलिका मिल रही है। उस कलिका का नाम है अपस्थानिक कलिका, और उस कलिका के अंदर क्षमता है, ध्यान से सुनना, उस कलिका के अंदर क्षमता है कि उस कलिका को अगर आप अलग करेंगे, जमीन में डालेंगे, पोषण देंगे, न्यूट्रिशन देंगे, तो वो पूरा एक पादप बना देगी। ऐसी, ध्यान से सुनना, ऐसी क्षमता क्या कहलाती है, पूर्ण शक्तता, टोटी पोटेंसी, जिनके ऊपर से गया प्रभु। बस इतनी सी बात सुन लो, समझ लो। कभी गुलाब के पेड़ को काट कर जमीन में लगाए हो ना।
अब जब जरा सोचिए, गुलाब के पेड़ को काट कर उसकी छोटी सी टहनी को जमीन में लगाकर आपने देखा होगा कि वो पूरा गुलाब बन जाता है कि नहीं बन जाता, तो आखिर उसमें वो शक्ति कौन सी होती है, उसके अंदर वो क्षमता कहां से आती है? तो याद रखना, जब पादप पर वो कलिकाएं उपस्थित होती हैं जिनके अंदर क्षमता होती है, शक्ति होती है, एबिलिटी होती है, पावर होती है, क्या पूरा का पूरा पेड़ बना देने की, उन कलिकाओं को बोलते हैं अपस्थानिक कलिका। और वो अपस्थानिक कलिका यहां पर किसमें थी? तने पर थी, तने पर थी, तने पर थी, तने पर थी, यहां पर पर्ण पर थी। इतनी सी बात थी। ये था आपका कायिक प्रवर्धन। अब बेटा जी, ये हम लोगों ने समाप्त किया है क्या? सीधी सी बात थी, ये हम लोगों ने खत्म किया है क्या? अलैंगिक जनन। इसके बाद आता है क्या? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की अगर बात करते तो इतना तो समझ में आ गया सर जी, लैंगिक जनन में होता क्या है? सर, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन के बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है ना? एक ऐसा जनन जिसमें किसकी आवश्यकता है सर जी? दो विपरीत जनक की आवश्यकता है। मैंने कहा हाँ जी, किसकी आवश्यकता है? दो विपरीत जनक की आवश्यकता है। आप मुझे बताएंगे ये दो विपरीत जनक जो है ये क्या पैदा करेंगे सर जी? युग्मक पैदा करेंगे जी। क्या करेंगे? युग्मक पैदा करेंगे। और ये युग्मक क्या करेंगे सर जी? एक दूसरे से जुड़ेंगे। ये देख लीजिए यहां पर क्या हो रहा है, ये कौन आ रहे हैं सर जी? शुक्राणु आ रहा है। किससे जुड़ रहा है? अंडाणु से जुड़ रहा है। यानी युग्मक बनेंगे नहीं बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे। युग्मक आपस में जुड़ेंगे, संलयन करेंगे, यानी निषेचन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और निषेचन होगा तो क्या बनेगा सर जी? युग्मनज बनेगा। और इसी युग्मनज को हम क्या बोलते हैं? जायगोट बोलते हैं अंग्रेजी में। निषेचन को क्या बोलते हैं सर जी? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। युग्मक को गैमेट बोलते हैं। ठीक है भाई, अंग्रेज समझ में आ गया? ठीक है, अब युग्मनज बन गया। अब ये युग्मनज किस में बदलेगा? ये वृद्धि करेगा और क्या बनाएगा सर जी? ये भ्रूण बनाएगा, जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, अब आप जरा सोचिए, मेरा निर्माण, आपका निर्माण, हम सबका निर्माण, जितने भी मनुष्य, हम सबका निर्माण किससे हो? अपने मम्मी पापा से। समझ में आया? और मम्मी पापा के बीच में कौन सा जनन हुआ है? लैंगिक जनन हुआ है। फादर से क्या आया? शुक्राणु। मदर से क्या आया? अंडाणु। दोनों का संलयन हुआ, यानी जो दो विपरीत जनक हैं, एक नर है और एक मादा है, उन्होंने क्या बनाए? युग्मक बनाए। युग्मकों का क्या हुआ? संलयन हुआ। संलयन का मतलब जुड़ना, फ्यूज होना, क्या बोलते हैं? निषेचन हुआ। क्या बना? युग्मनज बना। युग्मनज आगे एक वृद्धि करके क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा। अब जरा सोचिए, ये जो भ्रूण जो है जिससे शिशु बनेगा, मनुष्य की अगर बात करें, सोच समझकर मुझे बताइएगा, ये जो भ्रूण से जब शिशु बनेगा, हमारी बात करते हैं, क्या हम हूबहू अपने मां बाप के जैसे होते हैं? क्या हम क्लोन होते हैं? सोचिएगा, डिट्टो हूबहू कॉपी होते क्या? क्लोन होते क्या? नहीं सर जी, विभिन्नताएं आती हैं। बोलिए, क्या आप बिल्कुल एग्जैक्टली अपनी कॉपी हैं? अपने मां बाप की कॉपी है? नहीं। क्या आ रही है? विभिन्नताएं आ रही है, वेरिएशंस आते हैं। तो विभिन्नताएं कौन से जनन में आती है सर जी? विभिन्नताएं आती हैं लैंगिक जनन में। यहां पर क्लोन व्लोन कुछ नहीं होता। अब कई बच्चे बोलेंगे सर जी वो जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं? तो वो हम पढ़ेंगे जब एक चैप्टर होएगा, कौन सा? मानव जनन। वहां पर मैं आपको बता दूंगा, या योगेश सर आपको बता देंगे कि कहीं ना कहीं जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, या अलग से कोई सेशन ले लेंगे जिसमें हम आपको बता देंगे कि कहीं ना कहीं जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो मेरे तो जुड़वा बच्चे हैं नहीं, देखो दो बच्चे हैं मेरे, एक लड़का एक लड़की, दोनों जुड़वा नहीं है। हाँ, आप ये भी पूछेंगे सर क्या जुड़वा बच्चे, एक लड़का और एक लड़की जुड़वा हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। लड़का लड़का हो सकते हैं, लड़की लड़की हो सकते हैं, लड़का लड़की हाँ जी हो सकते हैं। देखेंगे बाद में, पढ़ेंगे क्या जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। लेकिन अभी इतना याद रखना कि विभिन्नताएं आती हैं किसमें? लैंगिक जनन में। यहां पर क्लोन नहीं होते हैं, और क्लोन और जुड़वा बच्चे दो अलग चीजें होती हैं। क्लोन किसमें बनते हैं? अलैंगिक जनन में। जुड़वा बच्चे किसमें बन जाते हैं? आपके लैंगिक जनन में बन जाते हैं। चलिए जी, ये तो परिस्थितियां हो गई किसके लिए? लैंगिक जनन के लिए। इतनी सी बात समझ में आ गई है। अब हम यहां पर पढ़ते हैं क्या, ये लैंगिक जनन करते कब है? आप मुझे बताइएगा, ये लैंगिक जनन क्या पैदा होते ही मैंने लैंगिक जनन कर लिया था? क्या पैदा होते ही 2-3 साल में मैं पिता बन गया था? नहीं। लैंगिक जनन की एक मैं बोलूंगा, ये जो जनन करने की, लैंगिक जनन करने की एक निश्चित आयु होगी ना। तो लैंगिक जनन जो है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो ये जो लैंगिक जनन के दौरान जीवन अवधि जो होती है, अगर मैं उसकी अवस्थाएं देखूं तो 3 अवस्थाएं होती है। सबसे पहली जो अवस्थाएं होती है वो कौन सी होती है? किशोर अवस्था या कायिक अवस्था। अब सीधी सी बात है, जन्म से लेकर
ये कौन सी अवस्था होगी? जब कोई जीव क्या ले रहा है? जन्म ले रहा है। जन्म के बाद वो क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। ठीक है, जिसको हम बाल्यावस्था भी तो बोल सकते हैं, बालपन। बालपन यानी इसको वो मत समझ लीजिएगा, बालवीर मत कह देना यहां पर। ठीक है, कौन है? जन्म के बाद एक जीव है जिसने जन्म लिया। अब चाहे वो कोई भी जीव हो सकता है, ध्यान से सुनना, वो एक पादप हो सकता है, वो शेर का बच्चा हो सकता है, वो एक घोड़े का बच्चा हो सकता है, कोई भी जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद वो क्या करता है? विकास करता है। जनन नहीं करता, पैदा होते चलो जी जनन करते, नहीं नहीं नहीं, पहले वो क्या करता है? विकास करता है, वो वृद्धि करता है। ठीक है सर, विकास वृद्धि करता है। फिर एक ऐसी आयु आ जाती है, तब वो क्या कर सकता है? जनन करता है। तो उस प्रवस्था को, उस अवस्था, अब आप बोलेंगे सर प्रवस्था लिख दिया, अवस्था नहीं लिखा, एक ही बात है। उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? जनन अवस्था। उस अवस्था को क्या बोलते हैं हम? जनन अवस्था बोलते हैं। जैसे अब मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला? वापस से सुनना, क्या बोला? इसको ना दोनों तरीके से देखेंगे, पादपों के रेस्पेक्ट में भी देखेंगे और जंतुओं के रेस्पेक्ट में देखेंगे। पहले हम पादपों की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? पादप यानी प्लांट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक पादप, एक बीज था, बोया हमने, बीज बोने के बाद उसमें से पेड़ निकला। क्या कर रहा है? सर वृद्धि कर रहा है। पैदा होते ही उसमें पुष्प तो नहीं लगे ना, एक समय के बाद लगेंगे ना। और जब पुष्प लगेंगे तो पुष्प कैसी संरचना? लैंगिक संरचना। तो जरा सोचिए, जब तक उसने विकास किया उस पेड़ ने, जब तक उसमें पुष्प नहीं लगे थे, यानी वो क्या कर रहा था? वृद्धि कर रहा था, विकास कर रहा था। कौन सी अवस्था चल रही थी? कायिक प्रवस्था चल रही थी, वृद्धि अवस्था चल रही थी। कायिक वर्ड ही किससे रिलेटेड था? वृद्धि से रिलेटेड था या नहीं था? तो पादप में क्या चल रही थी? वृद्धि अवस्था चल रही थी, है ना जी? समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? पक्का ना? अभी तो देखिएगा। अब उसके बाद क्या होगा उस पादप में अब क्या होगा? सर जी पुष्पन हो रहा है, पुष्प लग रहे हैं, यानी अब वो क्या कर सकता है? सर जनन कर सकता है। अब आप पूछेंगे सर क्या हर पादप में पुष्प एक दो मतलब महीने में आ जाते हैं क्या, या सब में अलग अलग समय होता है पुष्प आने का? तो वैसे तो ना ये अलग अलग पादपों में ना अलग अलग समय का क्या होता है? पुष्पन होता है। दिखाऊं आपको, देखिए इसमें अगर मैं बात करूं, कौन है ये? सर जी ये है बांस, बेम्बू, है ना। अगर मैं बांस की बात करता हूं तो बांस में आपने याद रखना बेटा जी, किसमें? बांस में पुष्पन जो होता है, अब पुष्पन यानी जनन काल, है ना। पुष्पन जो होता है पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में 50 से 100 वर्ष बाद होता है। 50 से 100 वर्ष बाद होता है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, दिमाग लगाएं, क्या बांस के जो पेड़ जो होते हैं उनमें पुष्प आपने देखे भी नहीं होंगे, 50 से 100 वर्ष के बाद आते हैं। और ये नीट का प्रश्न है, याद रखना, भूल मत जाना। कौन सा पादप है जिसमें 50 से 100 वर्ष के बाद पुष्पन होता है? सीधा सीधा याद रखना, क्या? बांस। एक और दिखाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट, जरा देखिएगा, बड़ा ही सुनहरा, बड़ा ही आकर्षक है, सैलानियों को अट्रैक्ट करता है। देखिए कौन? ये क्या जबरदस्त लग रहा है ना, मजे आए। कौन है ये? जानते हैं कौन है ये है बेटा जी, याद रखना, नील कोरोंजी, स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना। कौन है बेटा ये? स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना। ठीक है, याद रखना कौन है बेटा ये? स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना है, जिसको हम नीला करौंजी भी बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं? नीला करौंजी। कई जगह इसको नील करौंजी भी बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो है, ये इसमें पुष्पन होता है हर 12 वर्ष में। हर 12 वर्ष में क्या होता है? पुष्पन होता है। लास्ट, जैसा कि हमारी बुक लिखती है, आखिरी बार कब हुआ था? 2006 में। हमारी बुक जो है बुद्धू बनाती है, क्योंकि वो जो एडिशन है वो पुराना है। लास्ट जो हुआ था वो 2000, अब कब हुआ होगा जरा प्रभु दिमाग लगाएं, कब हुआ होगा? 2018 में हुआ था। तो ये जो मैं डायग्राम लेकर आया हूं ना, ये वाला, ये 2018 की इमेज है। जी हाँ,
तो 2018 में, उससे पहले कब हुआ था? 2006 में हुआ था। हमारी बुक में लिखा हुआ 2006, तो बुक के हिसाब से रखिएगा। तो हमारी बुक बोल रही है 2006 में क्या हुआ था? पुष्पन हुआ था केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में। इतना ज्यादा हुआ था, इतना ज्यादा हुआ था कि रोड, सारे के सारे रोड जो हैं इनके पुष्पों से भर गए थे। इतना भयंकर पुष्पन हुआ था। उसको देखने के लिए जरा देखिए कितना अट्रैक्टिव नहीं है। इसको देखने के लिए सैलानी आए थे दूर दूर से देखने के लिए इनको। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि पादपों की अगर मैं बात करता हूं, वापस से पीछे लेकर चल रहा हूं, पादपों की अगर मैं बात करता हूं तो उनमें जनन प्रवस्था का मीनिंग क्या था? कि जब उनमें जनन करने की क्षमता और जनन लायक संरचना कौन थी? पुष्प थी। तो जब उसमें पुष्पन होएगा पादपों में, तभी तो मैं बोलूंगा पादपों में क्या आ गई है? जनन प्रवस्था आ गई है ना। तो कुछ पादपों में जनन प्रवस्था बहुत लंबे वर्ष बाद भी आती है। जैसे बांस में हमने देखा लगभग 50 से 100 सालों के बाद क्या होता है? पुष्पन होता है, और बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। उसी प्रकार हमने नीला करौंजी में देखा कि पुष्पन हर 12 वर्ष में हो रहा है। ये तो बात थी किसकी मेरे भाई? पादपों की। अब बात करते हैं किसकी? जंतुओं की। अब जंतुओं की अगर मैं बात करूं तो जंतुओं में जनन प्रवस्था कब आएगी, कैसे पता लगेगा? प्राणियों की बात करता हूं, जंतुओं की बात करता हूं, जनन प्रवस्था कब आएगी, कैसे पता लगेगा? तो बेटा जी, अगर आपने ये शब्द सुना है प्राइमेटा या प्राइमेट, और एक शब्द होता है नॉन प्राइमेट। अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो याद रखना। नॉन प्राइमेट और प्राइमेट, हम किसके अंतर्गत आते हैं? प्राइमेट्स के अंतर्गत आते हैं। हम प्राइमेटा के अंतर्गत आते हैं। क्या है अब ये प्राइमेटा, नॉन प्राइमेटा क्या होते हैं? देखिए, गाय, भैंस, बकरी, बैल, शेर, है ना, ये जितने भी स्तनधारी होते हैं क्या कहलाते हैं? नॉन प्राइमेट्स। मनुष्य, बंदर और कपी। अब आप बोलेंगे कपी क्या होते हैं? जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरेंगुटान, गिबॉन, ये होते हैं कपी। बंदरों जैसे होते हैं लेकिन थोड़े से अलग होते हैं, इनमें पूंछ नहीं होती और आकार में ये बड़े होते हैं। चिंपैंजी, गोरिल्ला नाम सुना है ना। तो कपी, बंदर और मनुष्य, ये क्या कहलाते हैं? प्राइमेट। तो प्राइमेट और नॉन प्राइमेट है क्या ये? स्तनधारी। हमने स्तनधारियों को दो भागों में बांट दिया है ना। एक ऐसे स्तनधारी जिनका कपाल छोटा होता है, खोपड़ी छोटी होती है, नॉन प्राइमेट। एक ऐसे जिनकी खोपड़ी का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। याद रखना मेरी बात को, एक एक चीज को गौर से सुनिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमेट एंड नॉन प्राइमेट? नॉन प्राइमेट वो होते हैं जिनके अंदर कपाल, खोपड़ी का आकार क्या होता है? छोटा होता है। और प्राइमेट्स क्या होते हैं? जिनके अंदर कपाल का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। याद रखना, पहला डिफरेंस। दूसरा, यहां पर नॉन प्राइमेट जैसे बिल्ली, कुत्ता, ये जितने भी गाय, भैंस, बकरी, ये जितने भी होते हैं नॉन प्राइमेट्स, इनके अंदर जो मादाएं होती हैं, मादा, उनमें एक चक्र चालू होता है जिसको हम बोलते हैं मध चक्र, एस्ट्रस साइकिल। इसको आप पढ़ेंगे किसमें? मानव जनन अध्याय में। जबकि प्राइमेट्स जो होते हैं, प्राइमेट्स कौन? मनुष्य, कपी, और कपी मतलब समझ गए ना, कपी दिखने में, भाई चिंपैंजी क्या है? कपी है। क्या डिफरेंस है कपी और बंदर में? बंदर में पूंछ होती, कपी में पूंछ नहीं होती। बस सिंपल सा, आकार बड़ा होता है किसका? कपी का। एप्स बोलते हैं, एप्स। तो प्राइमेट्स में जो मादाएं होती हैं, मादा, उनमें एक चक्र होता है, लैंगिक चक्र, जिसको हम बोलते हैं आर्तव चक्र। आप सभी ने नाम सुना है मानव जनन चैप्टर में, आर्तव चक्र। और भी कई इसके नाम होते हैं, मासिक चक्र भी बोलते हैं, रजो धर्म चक्र भी बोलते हैं, है ना, कई सारे नाम होते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आप सिंपली मेरे से पूछेंगे सर क्या डिफरेंस है दोनों चक्र में? तो ये आपको बताया जाएगा मानव जनन अध्याय में। अभी सिर्फ इतना सा कि ये चक्र प्राइमेट्स में और ये चक्र नॉन प्राइमेट्स में होता है। किसमें? मादाओं में होता है। और ये चक्र जब चालू हो जाता है तो हम बोलते हैं मादाओं में क्या आ गई है? जनन अवस्था। ये तो बात थी किसकी? मादाओं की। नर में ऑब्वियस सी बात है, जब शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा, जैसे मनुष्य की बात करें लगभग 12 से 14 वर्ष में किसका निर्माण होने स्टार्ट हो जाता है? शुक्राणु का। तब हम बोलते हैं नर में क्या आ गई है? जनन अवस्था। तो आप समझे मैं बताना क्या चाह रहा था? टॉपिक क्या था? पढ़ते पढ़ते ना कई बार भूल जाते कि सर पढ़ क्या रहे थे। एक बार वापस से दिखा देता हूं पढ़ क्या रहे थे, जरा देखिएगा। हम बात कर रहे थे कि भैया लैंगिक जनन करना है तो कब करना है?
कब होता है लैंगिक जनन? हमने देखा कि जो जीवन अवधि है ना, जिन जीवों में लैंगिक जनन मिल रहा है उनकी जो जीवन अवधि है उनमें हमने जब अवस्थाएं देखी तो हमें 3 अवस्थाएं दिखती हैं। सबसे पहले किशोर अवस्था, जिसमें क्या होता है, जन्म से लेकर शरीर का विकास हो रहा है, लैंगिक अंगों का विकास हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी अवस्था आती है? जनन अवस्था, यानी एक ऐसी अवस्था जब एक जीव जनन योग्य हो जाता है। पादपों में अगर देखें तो पादपों में जनन अवस्था का मतलब क्या था? जब उसमें पुष्पन हो जाता है। पुष्पन हमने देखा जैसे बांस में 50 से 100 साल के बाद हुआ था, हमने नीलकरौंजी में देखा लगभग 12 वर्षों के बाद हुआ था। ये तो हमने बात करी किसकी? पादपों की, जो मौसमी भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। फिर हमने बात करी किसकी? जंतुओं की। जंतुओं में जनन अवस्था कब कहलाती है? जब वो जनन योग्य हो जाते हैं, बच्चा पैदा करने लायक हो जाते हैं। प्राइमेट्स में अगर बात करें, प्राइमेट्स ऐसे स्तनधारी हैं, ऐसे मैमल्स हैं जिनका खोपड़ी का आकार बड़ा होता है और उनकी मादाएं जो होती हैं उनमें जो चक्र मिलता है वो आर्तव चक्र मिलता है। नॉन प्राइमेट्स वो होती हैं जिनकी मादाओं में मध्य चक्र मिलता है, एस्ट्रस साइकिल मिलता है। दोनों चक्र में अंतर क्या होता है ये हम पढ़ते हैं किसमें? मानव जनन अध्याय में। जहां पर आप आर्तव चक्र पढ़ेंगे तो ये वाला चक्र भी बता दिया जाएगा आपको हल्का सा, ठीक है जी। ये चीज क्लियर है। तो जब ये चक्र चालू होते हैं इनको लैंगिक चक्र बोलते हैं किसमें? मादाओं में। तो हम बोलते हैं क्या? एक स्त्री में जनन प्रवस्था आ गई है। सिमिलरली नन में जब शुक्राणु पैदा होने लग जाते हैं, शुक्र जनन होने लग जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? भैया क्या हो गई है? जनन अवस्था आ गई है। तो ये थी बेटा जी आपकी जनन अवस्था। लास्ट आखिरी जो अवस्था आती है वो आती है तीसरी, जीर्ण अवस्था, वृद्ध अवस्था। अरे भैया बुढ़ापा, जब जनन योग्यता धीरे धीरे खत्म हो जाती है, कार्य दक्षता धीरे धीरे खत्म हो जाती है, कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीर्ण अवस्था यानी बुढ़ापा यानी वृद्ध अवस्था। तो ये 3 अवस्थाएं हैं उन जीवों की जिनमें क्या हो रहा है? लैंगिक जनन हो रहा है। ये हमने यहां तक देखा। अब इस चैप्टर का मेन भाग जो लैंगिक जनन का है वो ये कि लैंगिक जनन की जो घटनाएं हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले होता है निषेचन, आप जानते हैं, लेकिन निषेचन का मतलब क्या था? आप बोलेंगे सर दूसरे नंबर पर है निषेचन, पहले नंबर पर क्यों नहीं? निषेचन किस में हो रहा है? लैंगिक जनन में। शुक्राणु किसके साथ संलयन करने वाला? अंडाणु के साथ में। लेकिन प्रभु उससे पहले आपको युग्मक बनाना भी तो पड़ेगा, यानी युग्मक जनन भी तो करना पड़ेगा। हाँ, और फिर युग्मक बनाने के बाद उसका स्थानांतरण भी तो करना पड़ेगा। हाँ, युग्मक का स्थानांतरण भी तो करना पड़ेगा। तो जरा सोचिए, निषेचन से पहले जो घटना हुई क्या क्या हुई? सोचो, युग्मक बनाओ यानी युग्मक जनन करो और फिर उस युग्मक को स्थानांतरित करो, ठीक है। युग्मक स्थानांतरित हो गया, अब नर युग्मक मादा युग्मक से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? निषेचन होएगा। निषेचन के बाद क्या होएगा सर? क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा, और वो युग्मनज फिर आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करेगा और भ्रूण आगे वृद्धि करेगा। तो खुद सोचिए, निषेचन से पहले की घटना ये हो गई है क्या? युग्मक बनाओ, युग्मक को स्थानांतरित करो। निषेचन के बाद की घटनाएं क्या हो गई है? युग्मनज बनाओ और फिर उससे भ्रूणोद्भव करो यानी भ्रूण का निर्माण करो। ये 3 घटनाएं होती हैं किसकी? लैंगिक जनन की। यही 3 घटनाएं अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को करेंगे समाप्त, ठीक है जी। तो आज का जो लेक्चर जो था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार मैं फटाफट रिवाइज कर देता हूं बेटा जी। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि भैया जीव विज्ञान क्या होता है, सजीवों का अध्ययन, कौन थे पिता, किसने दिया था शब्द, ये हमने स्टार्टिंग करी थी इस तरीके से, ठीक है। हमने बात करी जनन क्या होता है। जनन एक काबिलियत है, क्षमता है अपनी समान संतति पैदा करने की। ये जनन कब होता है? हर एक की जीवन अवधि जो होती है उस पर डिपेंड करता है। कईयों में पहले होता है, कईयों में बाद में होता है। क्यों होता है? अपनी जातीयता को बनाए रखने के लिए। कुछ ऐसे जीव है जिनको हम बोलते हैं कि वो अमर है। कौन? एकल कोशिकीय जीव। फिर हमने बात करी कि अलग अलग जीवों का जीवन अवधि जो है अलग अलग है, वो हमने एक चार्ट में देखा था। हमने बात करी जनन जो है 2 प्रकार का, एक है लैंगिक और एक है अलैंगिक। सबसे पहले हमने अलैंगिक जनन की बात करी, अलैंगिक जनन की खूबियत देखी। खूबियत मतलब खूबियां देखी कि एक जनक की आवश्यकता है, युग्मक नहीं बनेगा, युग्मनज नहीं बनेगा, निषेचन नहीं होएगा और भ्रूण कुछ नहीं बनेगा, सीधा एक ही जनक से नया जीव पैदा हो जाएगा। जो जीव पैदा होएगा अपने जनक के बिल्कुल हूबहू कॉपी होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्लोन बोलेंगे, याद रखिएगा। ये जो अलैंगिक जनन था 4 प्रकार से देखा, खंडन, विखंडन, मुकुलन,
बीजाणु जनन, कायिक प्रवर्धन, 4 प्रकार देखे। फिर इसके बाद हमने बात करी थी लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या क्या खासियत थी ये आपको बता दिया। लैंगिक जनन की अगर मैं बात करूं, जिन जीवों में लैंगिक जनन होता है उनकी जीवन अवधि की कुछ अवस्थाएं होती हैं। क्या? सबसे पहले बाल्यावस्था या किशोर अवस्था, पादपों में उसको कायिक अवस्था बोलते हैं। फिर होती है क्या? जनन प्रावस्था। फिर उसके बाद होती है वृद्धि अवस्था या जीर्णता। ठीक है। फिर इसके बाद अब लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है कहीं ना कहीं लैंगिक जनन की घटनाएं। 3 है, निषेचन से पहले की, फिर निषेचन के बाद की। ये 3 पढ़ने वाले हैं, अगले लेक्चर में खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही था। अब समय हुआ है आपके क्विज का। तो पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ फर्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक स्पीशीज के सभी जीवों का जीवन काल समान होता है। छोटे जीवों का जीवन काल हमेशा कम होता है और बड़े जीवों का जीवन काल लंबा होता है। एक जीव का जीवन काल उसके जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की समय अवधि होती है। किसी भी जीव का जीवन काल कई 100 साल का नहीं हो सकता। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से करिएगा, ज्यादा समय नहीं दूंगा इन ऐसे प्रश्नों में। ये बेबी क्वेश्चन है, बेबी प्रश्न है, इनको लल्लू प्रश्न बोला जाएगा। जल्दी से करिएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने आता हुआ, निम्न में से किसका जीवन काल सबसे लंबा होता है? बरगद का पेड़, कछुआ, तोता, हाथी। सोचिए किसका जीवन काल सबसे लंबा था? बरगद के पेड़ का, कछुए का, तोते का या हाथी का? सिंपल था, कर लिया। नेक्स्ट, एक जीवन प्रक्रिया है जो जीव के जीने के लिए आवश्यक नहीं है परंतु स्पीशीज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यानी जरूरी नहीं है कि उसके बिना जी नहीं सकते हैं, जी सकते हैं, लेकिन किसी जाति को अपनी जातीयता बनाए रखनी है। इनमें से कौन सी वो प्रक्रिया है? वृद्धि, जनन, श्वसन या पोषण। यानी प्रश्न को समझना, एक ऐसी विधि इनमें से कौन सी है जिसके बिना जिया जा सकता है, लेकिन एक जाति को, अपने वंश को अगर बनाए रखना है तो उसको वो करनी पड़ेगी, वो प्रक्रिया। अब तो कर भी दिया होगा आपने, आंसर लगा भी दिया होगा। चलिए जी, चौथा प्रश्न, लैंगिक जनन को अलैंगिक जनन की तुलना में अधिक लाभकारी माना जाता है, क्यों? लैंगिक जनन जो है अलैंगिक जनन से ज्यादा लाभकारी है, क्यों? यह प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों द्वारा प्रभावित नहीं होता। निषेचन एक संयोग वाला कारक है। यह जनसंख्या को तीव्रता से गुणित करता है। यह विकास में विभिन्नताएं उत्पन्न कर सहयोग करता है। कौन सा इसमें से लक्षण है जिसकी वजह से लैंगिक जनन इज बेटर देन अलैंगिक जनन? कर लिया? एक और ले आए? चलिए एक और प्रश्न, जब सिंगल पेरेंट यानी एकल जनक द्वारा संतति का गठन किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, दोनों या आंतरिक निषेचन? ये भी बेबी क्वेश्चन है, जल्दी से करिएगा बेटा, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था। तो आज की शुरुआत जो है हमने लल्लू क्वेश्चन से किस लिए की है? अगर हम भारी क्वेश्चन ले आते ना तो आपका माथा चकरा जाता और आप ना कर पाते, आप डीमोटिवेट हो जाते। आसान से स्टार्ट करो, धीरे धीरे और ज्यादा क्वेश्चन लेकर आऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। चलिए जी, ये थे बेटा जी 5 प्रश्न, एक बार जल्दी से देख लेते हैं इनके उत्तर। ये रहा पहला प्रश्न हमारे पास में, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहां पर सही है? एक स्पीशीज के सभी जीवों का जीवन काल समान होता है? नहीं, छोटे जीवों का जीवन काल हमेशा कम होता है और बड़े जीवों का जीवन काल हमेशा लंबा होता है। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो? एक जीव का जीवन काल उसके जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जीवन अवधि होती है। बिल्कुल, जीवन अवधि यही तो होती है। थर्ड इज द आंसर। किसी भी जीव का जीवन काल कई 100 साल तक नहीं हो सकता। हाँ, जरूरी नहीं है 100 साल तक ही हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, यानी गलत है। आंसर इज सी। निम्न में से किसका जीवन काल सबसे लंबा था? ऑब्वियस सी बात है, 200 से 300 वर्ष हमने लिखा था। क्या? बरगद का पेड़। 140 वर्ष, 60 वर्ष और लगभग 150 वर्ष के आसपास कछुआ। नेक्स्ट, एक जीवन प्रक्रिया है जो जीव को जीने के लिए आवश्यक नहीं है परंतु स्पीशीज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सीधी सी बात है। क्या? जनन। जरा सोचिए, जनन एक ऐसी विधि है जो जरूरी नहीं है हर एक के अंदर मिलेगी। जरा सोचिए, कोई हम बोलेंगे कोई नर है, कोई मादा है, नहीं कर पा रहे जनन, नहीं कर पा रहे बच्चा, तो क्या मर जाएंगे क्या? नहीं, जिंदा तो रहेंगे। लेकिन
क्वेश्चन ये पूछ रहा है कौन सी विधि है जिसके बिना जी तो सकते हैं, लेकिन एक स्पीशीज को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो क्या करना चाहिए, जनन करना चाहिए। मीनिंग समझ गए होंगे, आंसर इज बी। लैंगिक जनन को अलैंगिक जनन की तुलना में अधिक लाभकारी माना जाता है। क्यों लाभकारी माना जाता है? क्योंकि भैया विभिन्नताएं आती हैं, और विभिन्नताएं आती हैं तो क्या होता है, विकास होता है। आंसर इज फोर्थ। लास्ट, सिंगल पेरेंट से अगर संतति उत्पन्न होगी तो क्या होएगा, प्रभु अलैंगिक जनन। ये थे बेटा जी आज के 5 प्रश्न, और आपकी थी आपका थ्योरेटिकल पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को करेंगे खत्म, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे हमारे इस चैप्टर का भाग यानी लैंगिक जनन। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।